नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। योर मनी में हमारी कोशिश होती है वो हर जानकारी आप तक पहुंचाने की जो आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी है। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर और सवालों के जवाब देंगे एडलवाइस फाइनेंशियल प्लानिंग के चीफ फाइनेंशियल प्लानर शैलेश मुल्तानी। आपका स्वागत है शैलेश। आगे बढ़ने से पहले बाजार में चारों तरफ गिरावट का माहौल है और ऐसे में फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स यानी एफएमपी एक भरोसेमंद विकल्प साबित हो सकते हैं, लेकिन बहुत से निवेशकों को इसके बारे में मालूम ही नहीं होता। इसी को समझाने के लिए मेरे साथ शामिल हो रहे हैं हमारे मार्केट अनिल सिंह भी। उनके पास हम आगे चलकर चर्चा करेंगे एफएमपीज के महत्व के बारे में। अनिल जी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ गए हैं। अनिल जी, आप बताइए कि एफएमपीज का महत्व इस तरह के बाजार के माहौल में कितना है और किस तरह का एफएमपीज जो है काम करती हैं। एफएमपी यानी कि फिक्स मैच्योरिटी प्लान, ये बिल्कुल ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे कि बैंक्स की एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट। फर्क सिर्फ इतना है कि बैंक के बजाय यहाँ पर आप पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड में आप जाएं और उनकी जो एफएमपीज खुली हैं उसमें आप पैसा लगा सकते हैं, या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को पूछकर एफएमपीज में पैसा लगा सकते हैं। 7 दिन से लेकर 15 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल से लेकर 3 साल तक की अलग अलग ड्यूरेशन की एफएमपीज होती है। फर्क इतना है, जब आप एफडीज में बैंक्स में पैसा लगाते हैं तो जो ब्याज की कमाई होती है उस पर आपकी जो टैक्स स्लैब्स हैं उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन एफएमसीज में खासतौर से 1 साल या इसके ऊपर की जो एफएमसीज होती हैं उसमें आपको बेहतर टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि 1 साल की अगर आप कम से कम एफएमपी लेते हैं तो होता उसमें यह कि जो कुछ भी रिटर्न्स आते हैं वहां पर या तो आप इंडेक्सेशन बेनिफिट ले लें या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिहाज से आपको कम टैक्स देकर भी यहां पर अच्छी इनकम मिल सकती है। तो इसलिए इस कमजोर बाजार में सेफ्टी के लिहाज से एफएमसीज काफी पॉपुलर हो रहे हैं। जनरली एफएमसीज में अगर आप पैसा लगाते हैं तो जो म्यूचुअल फंड एफएमसीज लॉन्च कर रहे हैं वो इन टर्न जो पैसा लगाते हैं वो कमर्शियल पेपर्स में होता है, सीडीज में होता है या फिर कॉर्पोरेट डिबेंचर्स में वो निवेश करते हैं, और जनरली इनकी क्वालिटी काफी बेहतर होती है। AA या इसके ऊपर की क्वालिटी वाले डिबेंचर्स में या फिर सीपीज और सीडीज में म्यूचुअल फंड पैसा लगाते हैं। तो सेफ्टी कमोबेश एफडी के बराबर तो नहीं, लेकिन एफडी से कुछ कम, लेकिन रीजनेबली अच्छी क्वालिटी के पेपर्स में पैसा लगाया जाता है। शुक्रिया अनिल जी इस पूरी डिटेल के लिए। तो बाजार में आजकल जो माहौल चल रहा है उसे देखकर निवेशक घबरा गए हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस गिरावट भरे माहौल में वो पैसे लगाएं तो कहां। लेकिन सीएनबीसी आवाज आपकी इस उलझन को सुलझाने की कोशिश में जुट गया है। कल से हम शुरू कर रहे हैं एक खास सीरीज सेफ इन्वेस्टमेंट, जहां हम आपको बताएंगे कि इस वक्त आपका पैसा कहां सुरक्षित रहेगा। तो जरूर जुड़िए सीएनबीसी आवाज के साथ सुबह 11 बजे, दोपहर 1:20, 1:45 और रात 9:40 को। तो शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ और आज सवालों के जवाब देंगे शैलेश मुल्तानी। बढ़ते हैं अपने अगले दर्शक की ओर, पहले दर्शक की ओर। इनफैक्ट हमारे साथ यहाँ पे रवि मैसूर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नमस्कार रवि, अपना सवाल पूछें। हाँ नमस्कार कविता जी। हाँ जी। ये मैं आपका प्रोग्राम रेगुलर सुनता हूँ और एक काफी एजुकेटिव प्रोग्राम है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ऐसा है कि मैंने आज तक कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया नहीं है। इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी है नहीं, आपके प्रोग्राम से थोड़ा बहुत जानकारी है। तो आप उस लिहाज से बताइए कि जो बिल्कुल फर्स्ट टाइमर इन्वेस्टर है वो किन किन बातों का ध्यान दे और क्या प्रोसीजर होता है इसका करने के लिए, एक लेमैन को समझाने के लिए आप अपने प्रोग्राम में शामिल करिए। जरूर शैलेश, बहुत ही अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से रवि के जरिए हम बाकी दर्शकों को भी समझा पाएंगे कि म्यूचुअल फंड में किस तरह से निवेश करना चाहिए। नमस्ते रवि जी, आपका जो सवाल है कि म्यूचुअल फंड में आप किस प्रकार निवेश कर सकते हैं, इसके लिए आपको चाहिए कि पहले तो आपको एक औपचारिकता पूरी करनी होगी जो है वो केवाईसी को लेके, जिसको हम कहते हैं नो योर क्लाइंट। इसके लिए आपको चाहिए कि आप केवाईसी का एक फॉर्म डाउनलोड कीजिए amphiindia.com से या किसी भी म्यूचुअल फंड के वेबसाइट से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप भर के आपको देना होगा किसी भी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर सर्विस सेंटर में। केवाईसी का जो फॉर्म है उसके साथ आपको 2 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। एक तो होगा आपका पैन कार्ड का जो फोटोकॉपी है वो, और इसके साथ आपको चाहिए आपका एक प्रूफ ऑफ एड्रेस जैसे कि पासपोर्ट का फोटोकॉपी या बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट। ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको केवाईसी के एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको ले जाना होगा म्यूचुअल फंड के किसी भी इन्वेस्टर सर्विस सेंटर में, और आपका जो म्यूचुअल फंड का एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ आपको ये सबमिट करना होगा।
7 या 10 दिन में आपका केवाईसी का एक्नॉलेजमेंट लेटर आपके पास आ जाएगा, ये कहते हुए कि आप अभी केवाईसी कंप्लायंट हैं और आपके जो भी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है के म्यूचुअल फंड में वो आप बेझिझक आप आगे कर सकते हैं। सो ये एक छोटा प्रोसीजर रहता है। और जैसे रही बात, अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं तो अगर आप इक्विटी फंड में निवेश कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में निवेश करें। SIP या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको हम कहते हैं, उसके ज़रिए आप निवेश करें। आपको चाहिए कि आप हर महीने छोटी छोटी रकम को निवेश करें, बजाय आप एक लमसम अमाउंट जो आप निवेश करें। बाज़ार आजकल बहुत ही वॉलेटाइल है, तो SIP एक बेहतरीन तरीका रहेगा डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में निवेश करने के लिए। तो शैलेश, यहाँ पे आपने सलाह तो दे दी है उनको SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने की। यहाँ पे जाहिर तौर पे डिस्ट्रीब्यूटर्स की मदद भी ली जा सकती है, लेकिन एक चीज जो मैं बताना चाहूंगी मैं, डायरेक्ट प्लान्स के जरिए भी निवेश किया जा सकता है म्यूचुअल फंड में आजकल। हाँ जी, आजकल म्यूचुअल फंड में जो है आप डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं बजाय किसी ब्रोकर के थ्रू जाने के। आप इसमें होता ये है कि आपको किसी प्रकार की ब्रोकर की जो सेवा आपको उपलब्ध नहीं होगी, और इसमें जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंस जो है फंड का वो कम हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप ब्रोकर के थ्रू जाते हैं तो ब्रोकर को कुछ थोड़ा सा कमीशन या ब्रोकरेज इसमें से काटा जाता है। तो अगर देखा जाए तो 10 से 25 पैसे इसमें थोड़ा आपका एक्सपेंस रेशियो कम हो जाता है, तो लॉन्ग टर्म में ये फ़ायदेमंद है। तो आपको चाहिए कि आप चाहे तो ब्रोकर की सर्विस ले सकते हैं या आप डायरेक्ट प्लान के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट प्लान के जरिए निवेश करते हैं तो आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए, फंड परफॉर्मेंसेस आपको खुद ट्रैक करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर या कोई एजेंट नहीं होगा आपकी मदद करने के लिए। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है कि आपको किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो आपको उपलब्ध नहीं होगी। इसके लिए आपको या तो फिर किसी जैसे इन्वेस्टमेंट का जो कोई पोर्टल है या न्यूज़पेपर है उसमें से आपको पढ़ना होगा, या तो आप ऐसे कर सकते हैं किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को आप हायर कर सकते हैं। वो आपसे एक एनुअल फीस लेगा और आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहेगा। और आप चाहे तो फिर आपकी जो निवेश है आप डायरेक्टली कर सकते हैं, तो खाली आपका जो खर्चा है वो खाली फीस की तरफ रहेगा। चलिए रवि जी, आपका और कोई सवाल है? जी, मेरा जो लक्ष्य है वो आज से 10 साल बाद मुझे 15-20 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं, तो उस लिहाज से मैं महीने में करीब 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो आप मुझे 2-3 फंड का नाम बता दीजिए जो ज्यादा रिस्की ना हो, कंजर्वेटिव टाइप हो, जिसमें मैं SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। 10 साल में आपको चाहिए 15 से 20 लाख रुपए, तो कौन कौन से फंड आप इनको सजेस्ट करेंगे? देखिए, लंबे अवधि के लिए आपको चाहिए कि आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में निवेश करें। तो इसमें से कुछ फंड्स ऐसे हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन रहा है। तो उसमें से एक है HDFC इक्विटी फंड, दूसरा है DSP ब्लैक रॉक टॉप 100 इक्विटी फंड, और तीसरा है फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड। तो इन फंड्स में आप SIP के जरिए निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, तो रवि जी आपको 3 फंड्स के नाम यहाँ पे बता दिए हैं। जल्द से जल्द अपना निवेश आप शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं शैलेश मुल्तानी। बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। चेन्नई से हरेंद्र कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार हरेंद्र जी, सवाल पूछें। हाँ, नमस्कार मैडम। हाँ जी। हाँ, मैंने एक सवाल किया था आपसे कि हमारा 7,000 पर मंथ का SIP चल रहा है मैडम 3 फंड में। ठीक है। HDFC टॉप 200, HDFC इक्विटी, HDFC प्रूडेंस और ICICI डिस्कवरी फंड में मैडम। जी जी। और मैं पिछले 3 सालों से कर रहा हूँ। ठीक है। तो क्या मेरा फंड सिलेक्शन सही है? आप किसी उद्देश्य से कर रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट जाहिर तौर पे? हाँ मैम, ये बच्चों की पढ़ाई के उद्देश्य से कर रहे हैं मैम, और वेल्थ क्रिएशन हमारा लक्ष्य है। तो ये 10 साल के लिए आपका निवेश है? हाँ जी मैडम। आपका कोई निवेश की राशि आपने निश्चित की है? नहीं मैडम, निवेश की राशि तो निश्चित नहीं की है, बस वेल्थ क्रिएशन हमारा लक्ष्य है कि 10 साल में कितना आप कमा पाएंगे, कितना आपको मिल पाएगा, ये आप जानना चाहते हैं? हाँ जी मैडम।
ठीक है, तो सबसे पहले तो इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए शैलेश उन्होंने ये SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश किया है। 7,000 रुपये निवेश कर रहे हैं, तो कितना मिल पाएगा इन्हें 10 साल के बाद, और क्या ये इनके लक्ष्य के हिसाब से ही है इनकी इन्वेस्टमेंट? हरेंद्र जी नमस्ते। आपका जो पोर्टफोलियो है बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। इसके अंदर काफ़ी अच्छे फंड्स आपने निवेश किया हुआ है। लेकिन अगर एक नज़र डालें पोर्टफोलियो पे तो ऐसा पता चलता है कि आपका जो पूरा जो पोर्टफोलियो है वो HDFC की तरफ झुका हुआ है। तो मेरे हिसाब से आपको चाहिए कि आप एक पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाई करें। आगे चल के आप फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड भी ऐड कर सकते हैं। अगर बात करें आपकी निवेश की, तो आप प्रति महीने 7,000 रुपये निवेश कर रहे हैं। और ये जो आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए है, तो बिल्कुल सही तरीका है इसमें निवेश करने का। आगे चल के आपको थोड़ा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी करना होगा। खाली इक्विटी में निवेश नहीं कीजिए, थोड़ा सा पैसा आपको सोने में भी निवेश करना होगा। 5 से 10% आप गोल्ड ETF में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा पैसा जो है आप रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट में भी लगा सकते हैं। अगर आप 7,000 रुपये की अगर आप ये SIP कंटिन्यू करते हैं अगले 10 वर्ष के लिए, अगर आपका एवरेज रिटर्न जो है वो 9% आता है, तो आप लगभग 13 से 14 लाख की एक रकम जुटा पाएंगे। देखना ये होगा कि ये आपके उस समय आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए पर्याप्त है कि नहीं। तो इसी लिहाज से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको अभी से ये निश्चित करना होगा कि आपको कितनी रकम चाहिए। केवल ये कह देना कि आपको कुछ रकम चाहिए या वेल्थ क्रिएशन करना ये पर्याप्त नहीं है। आपको चाहिए कि आप एक रकम तय करें, जैसे आपको 20 लाख या 25 लाख आपको एजुकेशन के लिए लगेंगे। तो अगर आप रकम तय करते हैं उसके अनुसार आप निवेश की जो रकम है उसको भी बढ़ा सकते हैं। शैलेश जी, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर इनकी आय बढ़ेगी तो ये अपना निवेश बढ़ा सकते हैं, तो वो किस फंड में पैसे डालें? अगर इनकी आय बढ़ती है और अगर इनको बढ़ाना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि आगे चल के ये फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड है, इसमें निवेश कर सकते हैं। HDFC में तो इनके सारे अच्छे फंड्स हैं, जैसे DSP टॉप 100 इक्विटी फंड है या क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है। ये सारे फंड्स बहुत अच्छे फंड्स हैं, इनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो आगे चल के जैसे इनको चाहिए, अगर ये अपनी 7,000 से लेके अगर आप इस रकम को बढ़ाना चाहते हैं तो इन फंड्स में भी आहिस्ता आहिस्ता ये SIP निवेश की राशि बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए हरेंद्र जी सलाह यही है कि फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड ये आपको अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना है। अब तक आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल सही है। अगर आपकी आय बढ़ती है तो आप निवेश इन्हीं फंड्स में आप बढ़ा सकते हैं। आपको 5 से 10% रकम यहाँ पे गोल्ड ETF में भी लगाने की सलाह दी जा रही है, और साथ ही FD या कोई शॉर्ट टर्म डेट फंड में भी आप कुछ पैसा डाल सकते हैं। अगर 7,000 के हिसाब से चले और 9% रिटर्न अगर आपको मिला है तो आपको करीब 13 से 14 लाख रुपए जो है 10 साल के बाद यहाँ पर मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, और बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। राजेंद्र कुमार का ईमेल आया है। 31 साल के हैं ये शैलेश, और 30 साल बाद इन्हें 10 करोड़ रुपए चाहिए। हर महीने UTI अपॉर्चुनिटी में डालते हैं ये 2,000 रुपए, PPF में डालते हैं 8,000, और LIC की 3 जीवन आनंद और 2 मनी बैक पॉलिसी में सालाना 50,000 का इनका निवेश है। 30 साल में 10 करोड़ का लक्ष्य पाने के लिए कितना निवेश करना होगा जानना चाहते हैं, और साथ ही इन्होंने जो पोर्टफोलियो बनाया है ये कैसा है, इस पर भी आपकी राय चाहते हैं। देखिए, इनका जो ये पोर्टफोलियो है वो अभी तो ठीक लग रहा है, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लग रहा है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि ये कितना कमाते हैं और कितनी इनकी वो डिटेल्स नहीं है, और साथ ही थोड़ा सा नॉन प्रैक्टिकल लक्ष्य नहीं लग रहा है आपको? हाँ, अभी जिस तरह से इनका निवेश है। हाँ जी, अगर अभी के निवेश पर नजर डालें तो इससे लग रहा है ये है कि ये जो रकम है काफ़ी बड़ी रकम है, क्योंकि 10 करोड़ की अगर ये कॉर्पस जमा करना चाहते हैं, अगर अगले 30 वर्ष में अगर हम 9% की एक रिटर्न लेकर चलें तो इनको लगभग 55,000 रुपए का निवेश करना होगा प्रति महीने। तो अगर इनके पास ये सेविंग्स है तो ये बिल्कुल अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच जाएंगे। अगर नहीं है तो इनको सेविंग्स बढ़ानी होगी, या तो इनको अपना ये टारगेट जो है वो घटाना होगा। 31 साल की इनकी उम्र है, और 30 साल बाद ये चाहते हैं कि इन्हें 10 करोड़ मिले, तो जाहिर तौर पर रिटायरमेंट की प्लानिंग यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये करना चाहते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इन्हें और कौन कौन से फंड्स अब जोड़ने की जरूरत है? अगर जस्ट इन केस निवेश अगर बढ़ा सकते हैं अपना, तो कैसे बढ़ाएं? देखिए, 3 से 4 नाम मैं अभी बता देता हूँ जो ये ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। उनमें से एक है HDFC इक्विटी फंड,
दूसरा है DSP टॉप 100 इक्विटी फंड, क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी फंड है। ये जो सारे फंड्स हैं ये लार्ज कैप बायस्ड फंड है, ये अधिक से अधिक पैसा जो है लार्ज कैप स्टॉक्स में लगाते हैं। तो फंड्स में जो रिटर्न है वो कंसिस्टेंट होता है, वॉलेटिलिटी कम रहती है। साथ साथ अगर इनको चाहिए, अगर एक छोटा सा थोड़ा सा एलोकेशन मिड कैप फंड की तरफ भी कर सकते हैं, जैसे IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड है, उसमें भी निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा इनको ये भी देखना होगा कि इनके जो इंश्योरेंस का जो पोर्टफोलियो है वो भी उन्होंने ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, जैसे कि LIC का जीवन आनंद है या 2 मनी बैक पॉलिसी है। उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो इस पे कहना मुश्किल है कि इनको ये कंटिन्यू करना चाहिए या सरेंडर करना चाहिए, लेकिन इनको चाहिए कि ये आगे चलकर टर्म प्लान की तरफ इस ध्यान दें, क्योंकि टर्म प्लान में होता ही है कि उनको ज्यादा सम एश्योर्ड मिलता है थोड़े से प्रीमियम के लिए। बिल्कुल, और इंश्योरेंस में वेल्थ क्रिएशन तो नहीं ही हो पाती है। नहीं हो पाती है, बिल्कुल। तो इनको इस बात का यहाँ पर ध्यान देना चाहिए और मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल लक्ष्य भी रखने चाहिए। राइट, ये बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। सवाल भेजते वक्त अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप जरूर लिखें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज़-योर-मनी और सवाल पोस्ट करने के साथ आप योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी देख सकते हैं। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं शैलेश मुल्तानी। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि CNBC आवाज पर कल से हम शुरू कर रहे हैं एक खास सीरीज सेफ इन्वेस्टमेंट, जहां हम आपको बताएंगे कि गिरावट के इस माहौल में आपका पैसा कहां सुरक्षित रहेगा। तो जरूर जुड़िए CNBC आवाज के साथ सुबह 11 बजे, दोपहर 1:20, 1:45 और रात को 9:40 पर। बढ़ते अगले सवाल की ओर। नोएडा से अफशा ने हमें ईमेल भेजा है और वो जानना चाहती हैं कि म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन को किस तरह से ट्रैक किया जाए। उन्हें थोड़ी सी निवेश को लेकर यहाँ पर कंफ्यूजन है। जानना चाहती हैं कि म्यूचुअल फंड के लिए बेंचमार्क क्या होता है और फंड के प्रदर्शन को यहाँ पर किस तरह से ट्रैक किया जाए। तो शैलेश जी, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे आपसे कि म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए, सबसे पहला तो होता है कि जो म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है, तो आपको ये देखना होगा कि जो फंड का जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, पहले तो फंड ने वो उसको स्टिक किया है कि नहीं। अगर फंड ने कहा है कि वो लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश करेगा, तो उन्होंने फंड मैनेजर ने लार्ज कैप में ही निवेश किया है या उन्होंने मिड कैप फंड में स्टॉक्स में भी एक्सपोजर लिया है। ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर कभी भी आप जब फंड की परफॉर्मेंस ट्रैक करें, हो ये सकता है कि मिड कैप में कोई रैली हो जाए और फंड मैनेजर अगर लार्ज कैप में निवेश ना करे, इसके बजाय वो मिड कैप स्टॉक्स में निवेश करे, तो उससे उसमें रिटर्न्स आ सकते हैं। इसलिए आजकल अगर आप नज़र डालेंगे तो अगर फंड्स के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसमें भी फंड मैनेजर को ये सुविधा दी गई है कि वो उनको एक ओपन मैंडेट रहता है कि वो लार्ज कैप या मिड कैप दोनों में निवेश कर सकते हैं, या स्मॉल कैप जिसको हम फ्लेक्सी कैप फंड्स भी कहते हैं। तो ये एक पहले देख लेना चाहिए। इसके अलावा हर फंड का एक बेंचमार्क रिटर्न होता है, जैसे कि HDFC इक्विटी की हमने भी चर्चा की। HDFC इक्विटी का बेंचमार्क जो है वो है CNX 500, S&P CNX 500, HDFC टॉप 200 का है BSE 200। तो हर एक फंड का एक बेंचमार्क होता है। अगर और इसके साथ उनको कंपेयर करनी चाहिए कि वेदर ये जो फंड का जो परफॉर्मेंस है, जो फंड्स के जो रिटर्न्स है, वो बेंचमार्क से ज्यादा है कि नहीं। बिल्कुल, ये तो बात हुई इक्विटी की, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए किस तरह के बेंचमार्क होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस किन किन चीजों पर निर्भर करती है। देखिए, डेट फंड्स की जो परफॉर्मेंस होती है उसमें हमें ये देखना चाहिए कि पोर्टफोलियो कैसा है, क्योंकि अगर हम नज़र डालें जैसे AAA रेटेड सिक्योरिटीज़ हैं, उसकी जो यील्ड होती है वो कम होती है बजाय AA जिसकी रिटर्न थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि AA में रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आपको ये देखना होगा कि फ़ंड का जो रिटर्न है वो किस प्रकार आया है। इसी प्रकार कोई जैसे इनकम फंड है वो थोड़ा सा
एक्सपोजर जो है वो गिल्ड जीसेक्स में भी ले सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। तो अगर ज़्यादा उनका एक्सपोजर जीसेक को है तो अगर जैसे कि इंटरेस्ट रेट में अगर कटौती आती है, अगर गिरावट आती है तो इन फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर चले जाते हैं तो इन फंड्स में सबसे ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए देखना ये होगा कि जब भी आप पोर्टफोलियो आप उसका परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो आपको देखना होगा कि फ़ंड की एवरेज मैच्योरिटी कितनी है, कितने जो भी पोर्टफोलियो है उसकी एवरेज मैच्योरिटी क्या है, फंड का जो ड्यूरेशन है वो क्या है। बहुत सारे फैक्टर्स जो है इसके अंदर देखे जाते हैं। इसके अलावा रिस्क के जो रेशियोज़ हैं, जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन है, फंड का जो शार्प रेशियो है उस पर भी नज़र डालनी होगी, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड डिविएशन से हमें ये पता चलता है कि फ़ंड की एवरेज रिटर्न क्या है और फंड का एक्चुअल रिटर्न क्या है, तो कितना वो अपने एवरेज से वो डिविएट होता है। इसके अलावा शार्प रेशियो से हमें ये पता चलता है कि फंड में जो हम रिस्क ले रहे हैं निवेश करने के लिए कि फंड हमको उतना रिटर्न भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो शार्प रेशियो से हमें ये पता चलता है। तो सारे जो है तथ्य उनको आपको एक बार सबको साथ में रख के आपको स्टडी करना होगा। इसके ऊपर से आपको पता चलेगा कि आपका जो फंड है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिल्कुल। साथ ही कई तरह की वेबसाइट्स भी हैं जिसमें से moneycontrol.com पर जाकर भी आप अपने फंड की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। इसी के साथ शैलेश बहुत बहुत शुक्रिया शो पर आकर तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। सवाल भेजते वक्त अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज योर मनी। सवाल पोस्ट करने के साथ आप योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी देख सकते हैं।